हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग हिल। बेटा मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बेटा अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना चाहिए कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों होती है। बेटा एवरी बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करता है वो बिजनेस किस लिए करता है, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। और प्रॉफिट उसे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो ये सारी जानकारी उसको कहाँ से मिलेगी, जब वो अपने सारे एक्सपेंसेस और अपने सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करेगा सिस्टमेटिक वे में, तभी उसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बेसिकली सबसे पहले तो अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या होती है, क्यों होती है, हमें ये सब जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने कंसेप्ट को स्टार्ट करें उससे पहले देखो, आप एक छोटी सी बात देखिए। एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर अगर हम एक छोटा सा छोटा बिजनेस भी लेते हैं, बिजनेस के अंदर हमारे एक बिजनेस में कम से कम 10 ट्रांजेक्शन्स हर रोज़ हो सकते हैं। अगर 10 ट्रांजेक्शन्स हर रोज़ हो और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 इंटू 10 ट्रांजेक्शन्स, देयर आर 3650 ट्रांजेक्शन्स। क्या ये सारे ट्रांजेक्शन्स हम अपनी ह्यूमन मेमोरी में लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। अगर चलो ये हम रिकॉर्ड भी कर ले, ये हमारे दिमाग में फिट भी हो जाए, तो बिजनेस एक साल तो चलता नहीं है। बिजनेस क्या है, कंटिन्यूस होता है। तो अगले साल इससे डबल ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे, फिर उससे और ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं किया, कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया, तो वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन आवर माइंड। क्लियर? तो इससे हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली इन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए कि हमने पूरे साल में, कंप्लीट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस हुआ, हमने कितनी लायबिलिटीज पे करनी है, हमारे पास कितने एसेट्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू मेक अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, और उसी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को हम कहते हैं अकाउंटिंग। क्लियर? सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों होती है, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक बहुत छोटी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर इसका मीनिंग समझाता हूँ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part of at least financial character and interpreting the result thereof। अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो हमें पता है ये डेफिनेशन 2 या 3 लाइनों की है, बट अगर हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करें तो ये डेफिनेशन आपको कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बताएगी। दोबारा से पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइंग करने की एंड समराइजिंग करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड वे में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, वो ट्रांजेक्शन्स, वो इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो कम से कम फाइनेंशियल करेक्टर के हो, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बेस पे आप अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट, इंटरप्रेट कर सको। देखो बहुत छोटी डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइजिंग करने की कला को कहते हैं। जो किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं? जो ट्रांजेक्शन्स आपके फाइनेंशियल नेचर के हो। किस टर्म्स में करता है? मनी के टर्म्स में करता है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बेस पे रिजल्ट को फाइंड आउट करता है। क्लियर? ये छोटी सी डेफिनेशन, बट अगर हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करें, अगर हम एनालिसिस करें इस डेफिनेशन को,
तो वी फाइंड द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग। सब कुछ इस डेफिनेशन में है। जो भी हम अकाउंट्स में करते हैं वो सब कुछ इस डेफिनेशन में है। अब चलिए करते हैं डिटेल्ड स्टडी ऑफ द डेफिनेशन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करें तो हमारा सबसे पहला स्टेप हमारी डेफिनेशन में ही है। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हमने क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। मीन्स सबसे पहला स्टेप ही ये है, चेक करिए कि ट्रांजैक्शंस आपका फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। बिकॉज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस है सिर्फ अकाउंट्स उन्हें ही रिकॉर्ड करता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। ये लाइन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो ट्रांजैक्शन जितना इंपॉर्टेंट हो, बट अगर उसमें कोई भी फाइनेंशियल लेन देन नहीं होता, कोई भी पैसों का आदान प्रदान नहीं होता, तो हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? चेक करिए कि वो ट्रांजैक्शन, कौन कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन ही हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर? अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल क्या होते हैं जिनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते? जैसे क्रूअल बिटवीन द सेल मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। अगर सेल मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में झगड़ा हो जाए तो क्या हम उसको पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा क्या पॉइंट आ सकता है? स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। अगर आपके एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी तो ये भी आपका एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस, पहला स्टेप आपका यही होता है, चेक करिए ट्रांजैक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर और नॉट, क्योंकि फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस को ही हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड कंसेप्ट, इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो डेफिनेशन से ही प्रोसेस आ रहे हैं, कोई भी प्रोसेस हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, इसलिए मैंने डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, एक एक करके डेफिनेशन के पॉइंट्स को हम क्लियर कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी, सेकंड स्टेप आपका होता है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मींस मनी क्या होता है? मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें हम उन सब ट्रांजेक्शन्स को हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन ने 200 चेयर्स और 10 टेबल्स परचेज करी है तो इसके ऊपर मान के चलिए उसने टोटल अमाउंट पे किया है 20,000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम इनकी मनी वैल्यू को निकालेंगे और उस मनी वैल्यू को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे दो स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा स्टेप है हमारा मनी के टर्म्स में उस ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करना। क्लियर? थर्ड स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप आपका कौन सा है? रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग क्या होता है? हमने स्पेशली पढ़ा है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन से हो गए? जो फाइनेंशियल नेचर के हो गए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। इसको हम कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल। अकाउंट्स में सब बुक्स का नाम होगा। बेटा आपके लिए नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, तो ध्यान से समझिए। अकाउंट्स में जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक का नाम, जिसमें सबसे पहले एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम कहते हैं जर्नल। और किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। सबसे पहले हम अपने ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज सारे पॉइंट्स को रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं इन अ प्राइमरी बुक कॉल्ड जर्नल।
अब जर्नल में ध्यान से नोट करिए, जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? ये कंफर्म है? क्लियर है ये सब पॉइंट्स आपको कि हम सारे ट्रांजेक्शन्स को इन अ प्राइमरी बुक कॉल्ड जर्नल, उसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जर्नल आगे जब आप आगे पढ़ोगे तो इन जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें जर्नल को हम आगे सब्सिडरी बुक्स में भी कन्वर्ट करते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल बुक, ठीक है, परचेज वो कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। ये सारी चीज़ें आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे कि जर्नल इज डिवाइडेड इनटू द सब्सिडरी बुक्स। क्लियर? फिलहाल हमें अकाउंट्स की ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो हम सिर्फ इतना समझेंगे कि हमने सारे ट्रांजैक्शंस को एक स्पेशल बुक जिसे हम जर्नल कहते हैं उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन हमसे मिस ना हो। क्लियर? तो हमारे 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा स्टेप क्या है? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। और तीसरा स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस में करा जाता है? जर्नल में किया जाता है। फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। फोर्थ स्टेप क्या है आपके लिए? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सब हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किस में किया? रिकॉर्ड हमने किया जर्नल में। अब जर्नल से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस बाय ओपनिंग अकाउंट्स इन बुक कॉल्ड लेजर। ठीक है, जैसे देखो होता क्या है, अगर हम अकाउंट्स को थोड़ा सा एक रफ तरीके से समझने की कोशिश करें, एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए हम स्कूल में जाते थे 10th में। जब हम 10th में जाते हैं तो हमारे अलग अलग पीरियड्स लगते हैं। तो हम अपने जब इंग्लिश का पीरियड आया, हिंदी का आया, किसी का भी पीरियड आया, तो आप वहाँ पे अपनी एक रफ नोटबुक लेके जाते थे और मैम जैसे जैसे आपको पढ़ाती थी आप उसको सारा डेट वाइज रिकॉर्ड कर लेते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। उसके बाद घर पर आकर आप मैथ्स का काम मैथ्स के रजिस्टर में, अकाउंट्स का काम अकाउंट्स के रजिस्टर में, बीएस का काम बीएस के रजिस्टर में करते हो, ताकि जब भी आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ पढ़ना हो तो आप सीधा अकाउंट्स का रजिस्टर उठाओ और पढ़ो। उसी तरीके के एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन मिस ना हो। बट उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा करना ताकि आपका कोई भी पॉइंट आप मतलब जब भी आप किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में कोई जानकारी लेना चाहो तो आप वही अकाउंट ओपन करते हो। मीन्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द कैश are recorded in the cash account. All the entries related to sales are recorded in sales account. All the transactions related to purchases are recorded in the purchase account. अब मेन पॉइंट आता है, सर क्लासिफिकेशन करते किस में है? क्लासिफिकेशन हम करते हैं लेजर्स में। क्लासिफिकेशन हम किस में करते हैं? लेजर्स में करते हैं। वी कैन से क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ grouping the transactions of same nature at one place by opening various accounts in a book called ledgers. हम सारे के सारे जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं हम उन अकाउंट्स को एक स्पेशल बुक, जिस बुक का नाम क्या है? लेजर है, उसमें ओपन करके सारी एंट्रीज एक जगह इकट्ठा करते हैं। क्लियर? अब इस प्रोसेस को रिकॉर्डिंग से जब हम जर्नल से एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या है? पोस्टिंग का मतलब है ट्रांसफर एंट्रीज फ्रॉम जर्नल
टू लेजर्स। जर्नल से लेजर्स में एंट्री पोस्ट करना, डेट इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल को मैंने आपको बताया, जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वेयर एज लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। लेजर को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बुक कहते हैं। क्लियर? इसका पर्पस समझ में आ गया कि एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा करना, उसे हम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, सेकंड प्रोसेस मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, थर्ड प्रोसेस रिकॉर्डिंग इन जर्नल, फोर्थ प्रोसेस क्लासिफिकेशन। फिफ्थ प्रोसेस देखते हैं। देखो फिफ्थ प्रोसेस भी आपका डेफिनेशन में ही है, समराइजिंग करना। अब देखो जो एग्जांपल हमने लिया, अब हमने सारा मैथ्स का काम मैथ्स के रजिस्टर में कर लिया, अकाउंट्स का काम अकाउंट्स के रजिस्टर में कर लिया, बट अगर मेरे को एक क्विक रिवीजन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी नोट्स मेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे रजिस्टर्स को पढ़ना, लास्ट मोमेंट पे पढ़कर सारे रिजल्ट को फाइंड आउट करना, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है? नहीं है। तो इसे ही कहते हैं समराइजिंग। सेम वे में अकाउंट्स यूज होगा कि समराइजिंग होता क्या है? समराइजिंग का मतलब होता है, समराइजिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा। जितना भी आपके क्लासिफाइड डाटा है उसको इस तरह से प्रेजेंट करना विच इज अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल टू द मैनेजमेंट एंड टू अदर यूजर्स ऑफ सच डाटा। मतलब जो भी आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो, उनको आपके सारे अकाउंट्स की जानकारी आसानी से मिल जाए और वो उसके ऊपर अपने मतलब से, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सके। अब समराइजिंग में स्टेप्स कौन कौन से आते हैं? समराइजिंग में स्टेप्स आते हैं, इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 4 आइटम्स आपके बनते हैं जिसको हम समराइजिंग कहते हैं। क्या क्या? ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पीएनएल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सारे समराइजिंग के पार्ट हैं। सर ये तो बहुत भारी भरकम वर्ड्स बता रहे हो सर, समझ में भी नहीं आ रहा। देखो बेटा, अकाउंट्स आपके लिए नया टॉपिक है तो समझने में धीरे धीरे तो टाइम लगेगा ही। अभी आप समझिए, अभी आप समझने की कोशिश करिए हम क्या करेंगे, और फिर हम इसको जब प्रैक्टिकल फॉर्म में करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरप्रिटेशन। अब एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है? देखो दोबारा से अपने उसी एग्जांपल पे चलते हैं। हमने पहले रफ कॉपी में रफ नोटबुक में सारा अपना काम नोट किया, फिर हमने अलग अलग रजिस्टर्स में अलग अलग सब्जेक्ट का काम किया, उसके बाद हमने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद हमने पेपर दिया, पेपर देने के बाद हमारा क्या आया? रिजल्ट आया। अब जब वो रिजल्ट आ गया तो हम अपने फ्यूचर के लिए उसके बेस पे क्या करते हैं? प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरीके से जब आपने आइडेंटिफिकेशन करी, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और उसकी समरी बनाई, तो यहाँ से आपके लिए क्या निकला? यहाँ से आपके लिए निकला प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। जब आपने समरी बनाई तो उससे आपके लिए क्या निकला? प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। अब इस फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज्ड किया जाता है, इंटरप्रेटेड किया जाता है, ताकि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स है वो अपने अकॉर्डिंग उसका मीनिंगफुल जजमेंट कर सके कि बिजनेस की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, क्या बिजनेस की पोजीशन है, उस सब चीज़ों को एनालाइज्ड कर सके, इंटरप्रेट कर सके। दैट इज नॉन एज द इंटरप्रिटेशन। मीन्स हम चेक कर सके कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, या हमारी बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज्ड और इंटरप्रेट कर सके। दिस इज द सिक्स्थ स्टेप, जिसे हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। देखो बेटा, अभी तक हमने कोई भी वर्ड अपनी मर्जी से नहीं लिया। पहला वर्ड क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल करैक्टर होना चाहिए। दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ये रहा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? रिकॉर्डिंग, ये रहा। चौथा टर्म्स हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग,
फिफ्थ टर्म हमने क्या पढ़ा, एनल समराइजिंग, और सिक्स्थ स्टेप हमने क्या पढ़ा, सिक्स्थ वर्ड हमने पढ़ा इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस। इंटरप्रेट करना और एनालिसिस करना, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली। क्लियर है? चलिए लास्ट स्टेप देखते हैं अकाउंट्स का। लास्ट स्टेप क्या है, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जो जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं वहां तक आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर सो डेट दे कैन एनालाइज देम, उसको एनालाइज कर सके एज पर देयर रिक्वायरमेंट। हम ये आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमें लग रहा है कि हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स जो होते हैं सिर्फ बिजनेसमैन होते हैं। नहीं बेटा, आगे की क्लास में, आगे इसी चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे हु आर द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन से यूजर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमारी डेफिनेशन आपको क्लियर है कि हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner transactions and events which are in part of at least financial character and interpreting the result thereof. If we analyze the above definition, we find the following features. First feature, identification of financial transaction. Second, measuring in terms of money. Third, recording. Fourth, classification. Fifth, summarizing. सिक्स्थ, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन एंड सेवेंथ, कम्युनिकेटिंग। ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली हैं, डिटेल में पढ़ ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इज अकाउंटिंग अ साइंस और आर्ट? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग साइंस है या अकाउंटिंग आर्ट है? क्या होता है अकाउंटिंग? हमें ये पढ़ना। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का कभी भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना चाहिए। सबसे पहले आप चेक करिए आर्ट किसे कहते हैं और साइंस किसे कहते हैं। आर्ट का क्या मतलब होता है बेटा? बच्चे कह रहे हैं सर ड्राइंग्स जो आर्ट करते थे, नहीं। आर्ट होता क्या है? आर्ट इज अ टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसे हम आर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यार एक क्रिकेटर है, उसको भी स्कोर को अचीव करना है तो वो भी कोई ना कोई प्लानिंग करके चलता है। उसी तरीके से हमारे अकाउंट्स भी एक आर्ट है। क्यों है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, क्लासिफाई करते हैं, समरी बनाते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। क्यों बनाते हैं? हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? विद अ व्यू टू नो द नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम अकाउंट्स आपके लिए एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समरी बनाने का बिजनेस ट्रांजेक्शन को, to find out the net profit or and to depict the financial position of the business. तो we can say accounting is an art. चलो, एक क्वेश्चन तो हो गया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब चलते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय साइंस? साइंस किसे कहते हैं? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। साइंस क्या है? साइंस एक सीधी सी बात है, हर एक चीज़ साइंस है जो किसी प्रिंसिपल्स पे फॉलो होती है, जिसके अपने कुछ नॉलेज होती है, जिसके अपने कुछ रूल्स होते हैं। एवरीथिंग्स इज अ साइंस। आपको पता है, इंग्लिश भी पढ़ते थे तो इंग्लिश के भी अपने रूल्स होते हैं, इंग्लिश के अपने टेंसेस होते हैं। अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स के भी अपने रूल्स होते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनके बेस पे हम साइंस मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो वी कैन से साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, जो किसी प्रिंसिपल्स के बेस पे डिपेंड होती है। तो वी कैन से अकाउंटिंग इज आल्सो अ साइंस। अकाउंटिंग भी साइंस है। वाई? बिकॉज इट इज आल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड
नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल। अपने अकाउंट्स के प्रिंसिपल, हम अपनी मर्जी से अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो अप करना होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। तो वी कैन से अकाउंटिंग इज आल्सो अ साइंस। अकाउंटिंग क्या है? साइंस है। हमने अकाउंटिंग पहले पढ़ लिया, आर्ट है, अब पढ़ लिया अकाउंटिंग क्या है? साइंस है। तो वी कैन से अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आपके लिए आर्ट भी है और अकाउंटिंग आपके लिए साइंस भी है। ठीक है, क्लियर? जिन भी बच्चों को नोट्स बनाने हैं वो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? देखो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट तो हमने वैसे ही पढ़ा है, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ताकि हम अपने अकाउंट्स के सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं अकाउंट बिजनेस के, उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर सके। अकाउंटिंग हमारे लिए इसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। सबसे पहला पर्पस ही ये होता है अकाउंट्स का। सेकंड, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हमें अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है? टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की कितनी लाइबिलिटीज़ है, बिजनेस के कितने एसेट्स है, ये सारी चीज़ें हमें अकाउंट्स की हेल्प से पता लगती हैं, इसलिए हमें अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या है? टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किन किन कारणों से हुआ उसका भी हमें अकाउंट से पता लगता है कि हमारी सेल्स ज़्यादा थी, हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी, हमारे एक्सपेंस कम थे, या अदर इनकम्स हमारी ज़्यादा थी, हमें प्रॉफिट किस कारण से हुआ, हमें लॉस किस कारण से हुआ, वो रीजंस भी हम अकाउंटिंग की हेल्प से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को इस साल की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना, ये अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कि लास्ट ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ। क्लियर? फिर नेक्स्ट रीजन क्या आ सकता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखो, ताकि हमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय कोई भी एरर्स ना हो, उन चीज़ों को बचाने के लिए, या फ्रॉड्स वगैरह अगर कुछ है उन चीज़ों को बचाने के लिए, अगर हो गए तो हाउ कैन वी डिटेक्ट देम, हम उनको कैसे ढूंढ सकते हैं, उन चीज़ों के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। एंड नेक्स्ट एंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। सर आप ये बात पिछली उसमें भी बोला, कम्युनिकेशन में भी बोला, पर इसका क्या पर्पस होता है, इसको हम बेटा समझेंगे। देखो, हमें हल्का सा हिंट देता हूँ। आपको लगता है कि बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज सिर्फ और सिर्फ ऑनर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट को भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको हमसे टैक्स लाइबिलिटीज़ लेनी होती है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनको भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो भी हमारे से लेते हैं। तो सब तक उनके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेज। अब देखो, जो आपका एडवांटेज था उसी को घुमा फिरा के वही सारी चीज़ें आपकी, जो आपका ऑब्जेक्टिव्स था वही सारी चीज़ें आपके लिए एडवांटेज बन जाएगी। जैसे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग प्लानिंग एंड इन डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, इन सब चीज़ों में हमारी अकाउंटिंग हेल्प करता है। सेकंड, इट प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। थर्ड, it provide the information regarding profit and losses. Fourth, it provide information regarding financial position of the company. Fifth, it helps in comparative studies of with the previous year.
प्रीवियस ईयर इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन में हेल्प करता है। इंटर फर्म मीन्स हमारे जो दूसरी फर्म्स के साथ, और इंट्रा फर्म मीन्स हमारी अपनी पिछले साल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। ठीक है, ये सारे हमने ऑब्जेक्ट्स में पढ़े थे। उसी तरह से इट आल्सो हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटीज, हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। इट आल्सो प्रोवाइड, इट कैन बी प्रोवाइडेड एज एविडेंस इन लीगल मैटर्स, कोई लीगल मैटर्स वगैरह आ जाता है तो उसमें भी हमारी हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स इन द केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, अगर हमें बिजनेस को बेचना है तो उसमें हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रेजिंग द लोन, अगर हमें लोन को रेज करना है, हमें कोई बैंक से लोन लेना है तो हमें अकाउंटिंग की बहुत ज़रूरत होती है, हमें अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ पे मेंशन करने होते हैं। इट आल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, जो आपके फ्रॉड्स और एरर्स को होने से बचाता है, और बाय चांस हो जाए तो उसको डिटेक्ट करता है कि कहाँ पर एरर हुए, कहाँ पे फ्रॉड्स हुए। ये सारी चीज़ें हमारे अकाउंटिंग में हेल्प करता है। क्लियर? चलिए, अब जहाँ हम इतनी तारीफ़ कर रहे हैं अकाउंट्स की, लगे हुए हम अकाउंट्स की तारीफ़ करने में, वहाँ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ चीज़ों का फ़ायदा है तो कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई कमियां भी होती है। चलिए कुछ कमियां पढ़ते हैं अकाउंट्स की। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। सर आप ये क्या कह रहे हो, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट? बेटा, अकाउंट्स को हम मेंटेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनके बेस पे हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। बट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स, अगर हमें प्रॉफिट्स और लॉस को कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू मेक सम एस्टिमेट्स, हमें कुछ एस्टिमेट्स, कुछ अंदाज़ा लगाना पड़ता है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है कि हमें कितने डेटर्स के से पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। ये सब हम आइडिया से लगाते हैं, कुछ एस्टिमेटेड वैल्यूज लगाई जाती है। तो वी कैन से अकाउंटिंग इज नॉट अ फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, देखो अभी आप आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो नेचुरल है, इतनी सारी वर्डिंग्स तो एक साथ सर ने डाल दी आपके सिर पे, तो हो सकता है इतनी सारी वर्डिंग्स आपको एक साथ ना समझ में आए। बट धीरे धीरे जब हम अपनी आगे क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्लियर? तो पहला पॉइंट है आपके लिए, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट although account record the transactions on the basis of evidence, but to calculate the profits we have to make some estimates, हमें कुछ अंदाज़ा लगाना पड़ता है। so we can say कि accounting is not fully exact. clear? second point, it does not indicate the realizable value of the assets, ये assets की realizable value को शो नहीं करता। आपकी बुक में मान के चलो एक कार है जो कॉस्टिंग शो कर रही है 5 लाख रुपीज़ की, बट मे बी चांस वो कार क्या एग्जैक्ट 5 लाख रुपीज़ में बिक जाएगी अगर आप वो कार बेचना चाहोगे? नहीं। तो अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट्स, मार्केट में उस असेट्स को बेचकर हम कितनी वैल्यू को रियलाइज कर सकते हैं ये भी अकाउंट्स हमें नहीं बताता। और थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कि इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जिसमें पैसों का लेन देन हो। क्वालिटी, स्किलनेस ऑफ द मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है, तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। फोर्थ, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब ये पॉइंट ध्यान से समझिए, ये विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अगर हम अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, कि अगर किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके इस तरह से फैक्ट्स को शो किया है कि वो आपकी बेटर पिक्चर शो कर रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस के मुकाबले। ठीक है, तो ये अकाउंट्स की बहुत बड़ी कमी है कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का मैनिपुलेशन
टू कंसील द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, एंड प्रेजेंट द बेटर पिक्चर ऑफ द अकाउंट्स की बिजनेस की बेटर पिक्चर को प्रेजेंट करना देन द एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। जो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करो, सेल इंक्रीज दिखा देगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम दिखा देगा, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा ये सब कोई करते हैं, बट ये एक कमी हो सकती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। आप फॉरकास्टिंग तो इसके बेस पे कर ही नहीं सकते। अगर इस साल मान के चलो आपकी सेल 10 लाख रुपीस की हुई, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि अगले साल मेरी सेल 12 लाख रुपीस की हो जाएगी। अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते अकाउंट्स के बेस पे। अकाउंट्स क्या करता है, अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है कि आज इस साल कितने आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके बेस पे आपके बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है उस प्राइस पे जिस प्राइस पे हमने एसेट्स को टेक ओवर किया। अकाउंटिंग रिकॉर्ड द एसेट्स एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस प्राइस पे हमने एसेट्स को परचेज किया है उस पे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। इट इग्नोर्स द अफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। प्राइस लेवल अफेक्ट को मीन्स आपने एक मान के चलो एक बिल्डिंग परचेज करी 10 लाख रुपीस की बिफोर 5 ईयर्स। बुक्स में आज भी बिल्डिंग 5 लाख की शो कर रही होगी, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू में भी इंक्रीज हो चुकी हो या डिक्रीज हो चुकी हो। इट इग्नोर्स द अफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ये अकाउंट्स की एक कमी है। तो क्लियर। तो आज की क्लास में हमने बेटा क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा, अगर हम जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं, सबसे पहले पढ़ा हमने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में प्रोसेस पढ़े थे। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकंड मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, थर्ड रिकॉर्डिंग, फोर्थ क्लासिफिकेशन, फिफ्थ समराइजिंग, सिक्स्थ एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन एंड सेवेंथ कम्युनिकेशन। फिर हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। क्लियर। फिर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स पढ़े, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़े और लास्ट में हमने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। आज की क्लास के लिए बहुत है। बच्चे पहले ही हाथ जोड़ लेंगे, सर बहुत लंबी क्लास हो गई। तो पहले आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इससे आगे का चैप्टर। जब तक ये चैप्टर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रखिए, नोट्स को बना के रखिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ अपनी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है यार। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।